हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम। आज हम चर्चा करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की जो आपको अंडरस्टैंडिंग देंगे इस बात की कि हाउ टू पिक अप ब्रॉड टॉपिक्स, हाउ टू पिक अप स्मॉल टॉपिक्स। क्योंकि ये वीकेंड का लेक्चर है। न्यूज़पेपर की अप्रोच भी डेली चेंज होती है। न्यूज़पेपर में देर आर बिगर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स, लेकिन हम वही बोथ फ्रॉम द प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पर्सपेक्टिव आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर फॉर यू which will be used according to each candidate's capability and his understanding. ये सिर्फ गेम की शुरुआत है. Do like, share and subscribe our channel and do get back for different kind of courses, programs and structural approach for success in civil services, which is obviously not the conventional market based type approach. एग्जाम की डिमांड है, लाइफ के स्किल्स हैं, उसके लिए आपको ईमानदार, कर्मठ और मेहनती होना पड़ता है, जैसा कि हर बड़े काम में होता है, जैसा कि सदियों से होता आया है, जैसा कि रोजर फेडरर ने भी किया है. तो हम क्यों ना करें. दैट्स हाउ टू टेक लाइक द वी हैव टू टेक द अप्रोच. अडानी साहब की बात करते हैं. पहले पेज से अडानी साहब शुरू हो जाते हैं. तो आज कुछ ऐसा भी हम देखेंगे. देर इज वन ऑफ द आर्टिकल्स इन वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, क्योंकि हम 5 न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं. हम इंडियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम टाइम्स ऑफ इंडिया कर रहे हैं, हम बिजनेस स्टैंडर्ड भी करते हैं, हम हिंदुस्तान टाइम्स भी करते हैं और हम ऑब्वियसली हिंदू भी करते हैं. सो हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, दिस इज ऑल गिविंग अस ए कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच. एंड ऑब्वियसली इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. शॉर्टकट यही है कि आपका माइंड कितना फास्ट डेवलप होता है, आपको स्किल्स कितने तेजी से आते हैं, आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो कैसे ग्रो करती है विद द बैलेंस अप्रोच ऑफ एग्जाम, वही सक्सेस दिलाएगी. बाकी तो सबको सब कुछ आता ही है, आप सब लोग गुरु हो, इसमें कोई डाउट नहीं है. सो अडानी साहब कह रहे हैं लेट्स बिल्ड बिग टुगेदर. अब ये बिग जो है बड़ा सब्जेक्टिव है, हर एक की अपनी इंटरप्रिटेशन है. ऐसे के टॉपिक की तरह ही है ये. भाई क्या आप अप्रोच लोगे, क्या आप लिखोगे. तो आई होप दिस बिग मीन्स बिग इंडिया, बिग सोसाइटी, बिग पीपल, बिग नेशन, नो पॉवर्टी, ब्रदरहुड, कॉमनल हार्मनी, प्लूरलिटी एंड सो ऑन. सो योगी सरकार का एक ऐड आता है. अगर आपको यूपीपीसीएस देना है तो कम से कम आपको आइडिया होना चाहिए कि वहाँ की स्कीम्स क्या है. जैसे एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की नीति, एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज. हेल्थ एटीएम, देखिए कितना अच्छा वर्ड है, हेल्थ एटीएम डालिए आप. पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन में लेके आइए, आप एंथ्रोपोलॉजी में लेके आइए, आप सोशियोलॉजी में लेके आइए, लेके तो आइए रिलैक्स होकर. ला ही नहीं पाएंगे उस टाइम, क्योंकि जो नोट्स आपने घोट रखे हैं, रट्टे मार रखे हैं, वही लिखोगे जो सब जगह सर्कुलेट हो रखे हैं, और सब उसे लिख रहे हैं, और टॉपर भी यही कहता है भाई मैंने सिर्फ वही पढ़ा, मेरा हो गया. एज इफ यूपीएससी किसी सुपरफिशियल और शैलो आदमी को ढूंढ रही है. तो शैलो और सुपरफिशियल तो नहीं ढूंढ रही, हाँ स्मार्ट, कर्मठ और ऑब्जेक्टिव और प्रेशर जो हैंडल कर सके उन युवाओं को जरूर यूपीएससी प्रमोट करता है. दैट इज वाई सो मेनी नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट्स आर देयर, एंड दैट इज वाई वी मस्ट नॉट लूज हार्ट इनटू एनीथिंग. सो प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी स्वच्छ भारत मिशन, आज़ादी का अमृत वर्ष, तो ये सारी के सारे रियलिटी हैं. सेतुओं का निर्माण, 100 सेतुओं का निर्माण, तो क्या हुआ होगा सेतु से, बच्चे स्कूल जा पाएंगे, दूध वाले दूध बेच पाएंगे, सब्जियां सस्ती आएंगी, बहुत कुछ होगा. ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ लिविंग, तो दैट इज वाई उत्तर प्रदेश तो अपने आप में यूरोप की एक कंट्री के बराबर है. तो हमें सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमें देखना है, वेदर वी बिलोंग टू दैट स्टेट और नॉट, दैट इज नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज दैट वी हैव टू हैव अ होलिस्टिक पिक्चर. In terms of general studies paper 2 and in political science also, when it comes to Indian foreign policy, so two keywords which emerge for India is that India is having a reason and India is having experience. So India is having both experience and goodwill as far as conveying its point is concerned with respect to Indian foreign policy ideas. तो पहला आइडिया क्या है, नेशनल इंटरेस्ट. दूसरा आइडिया क्या है, टू पुट फॉरवर्ड राइट आइडियाज फॉर द ग्लोबल गुड. तीसरा आइडिया क्या है, टू रेज द बार इन टर्म्स ऑफ इट्स सिविलाइजेशनल आइडियाज एंड इन टर्म्स ऑफ इट्स ब्रॉडर अप्रोच. इसीलिए कीवर्ड क्या बोला इन्होंने यहाँ पे, एक्यूमुलेशन ऑफ डेट इन फ्रेजाइल इकोनॉमीज. एक्यूमुलेशन ऑफ डेट इन फ्रेजाइल इकोनॉमीज. कौन सी है फ्रेजाइल इकोनॉमी, श्रीलंका है भाई, उसके बाद आपके बांग्लादेश है, ऐसे ऐसे कंट्रीज अफ्रीकन नेशन है जहां पर चाइना ने इतना सारा माल दे दिया और अब उसके बाद उसको लेने के लिए कुछ भी कर लेगा. कहने को तो जर्मनी भी कह रहा है
कि भाई जिस तरीके से यू आर टेकिंग डिस्काउंटेड ऑयल फ्रॉम रशिया और आप पे उधार हो जाएगा, कल को जैसे यूक्रेन की आप बात करते हो कि वो ओलिगार्क के कब्जे में है, ओलिगार्क्स, वी हैव जस्ट डन इन वन ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर्स. Similarly, here also we have to understand that how India can also be in the same situation, but ऐसा होने वाला नहीं है. There are so many reasons behind it. So you have to understand कि सब कोई बहुत कुछ कहेंगे लेकिन हमें क्या पकड़ना है. रोजर फेडरर सर, राफेल नडाल, अमेजिंग रोल मॉडल्स, पर्सनालिटी, इंस्पिरेशन एंड ऑल्सो ह्यूमैनिटी, ये कीवर्ड्स आप इनके साथ यूज कर सकते हैं. ये दर्शाते हैं कि हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इंसानियत सबसे ज़्यादा है, फ्रेंडली रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, एंड वर्ल्ड इज नॉट अनफेयर इन द सेंस दैट you keep on working in a smart way, you definitely get your due and success. Tamil Nadu is still opposing NEET because it says that NEET जो exam है, it is actually favoring the urban students and not the rural ones. But the performance of the Tamil Nadu students in NEET is increasing every year, but still there is a protest. बिकॉज इट बिलीव्स जो रूरल इंडिया के बच्चे हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाते, वो कोचिंग नहीं ले पाते, वो अपने आप को इक्विप नहीं कर पाते. सो दिस इज अ डिबेट विच इज गोइंग ऑन. व्हेन इट कम्स टू ब्रिंगिंग अ रियल टाइम स्मार्ट एग्जाम्पल, स्पेशली इन केस ऑफ एथिक्स, इन केस स्टडीज ऑल्सो एंड इन क्वेश्चन ऑल्सो, जैसे मान लो डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, तो आप दीजिए वहां पे एग्जाम्पल कि भाई रियल टाइम वेदर अलर्ट टेस्ट एंड टिप्स वॉज डन इन कश्मीर, बस हो गया. या फिर आता है अगर आपको कि ग्राउंड चेंजिंग एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी बाय डिजिटाइजेशन, तब भी एग्जांपल आप दे सकते हैं. तो ये देखने में सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. प्री हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट एंड एक और कीवर्ड हमने क्या सीखा, एग्रोनॉमिस्ट. नोट कर लीजिए, एग्रोनॉमिस्ट. आई होप आप एट साथ लेके बैठे हैं और साथ में आप जो है अपनी नोटबुक लेके बैठे हैं और साथ में आप एक टैब भी खोल लीजिए, बगल में एक विंडो, मतलब एक टैब अलग से खुलना चाहिए और उस टैब में आपको जो कीवर्ड लगे वो आप गूगल कीजिए. I am creating a structure which should be intensified by your own hard work. सबका साथ सबका विकास गवर्नमेंट का स्लोगन है, लेकिन गांधीयन थॉट आपसे कोई पूछे क्या है भाई. सो गांधीयन थॉट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इंडिया मस्ट बी अ सेल्फ सफिशिएंट नेशन वेयर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी मस्ट बी लिविंग टुगेदर इन पीसफुल मैनर विद हार्मनी. तो सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास. हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ was an institution started by गांधी जी एंड ऑल्सो एक मैगजीन भी थी, हरिजन मैगजीन कह लीजिए, राइटअप कह लीजिए, न्यूज़पेपर कह लीजिए, जिसमें गांधी जी लिखते थे. तो यहाँ दिया भी हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय गांधी जी इन 1932. गूगल करिएगा, चार चीजें आपको फालतू मिलेंगी. किस भाषा में छपती थी, क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते थे. तो गांधीयन फिलोसफी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इट वाज Gandhiji's life, it was his passion to serve the untouchables because he felt that he could not remain a Hindu if it was true that untouchability was part of Hinduism. यानी कि गांधी जी ने कह दिया था कि अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत को अगर अगर हिंदू धर्म नहीं हटाएगा तो एक दिन हिंदू धर्म ही खत्म हो जाएगा. इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आज हम दो तीन टॉपिक्स की बात करेंगे और एक चर्चा करेंगे हम इंडिया जापान रिलेशंस की, पोस्ट एबे. और एबे साहब के फ्यूनरल में भी बहुत सारा खर्चा हुआ, उसके लिए भी हम आपको एक पॉइंट बताएंगे कि कैसे सोसाइटीज रिएक्ट करती हैं, हाउ जापानीज सोसाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम इंडियन सोसाइटी. पर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ क्वाड, QUAD. गूगल करिए, देखिए, लिखिए अपनी नोटबुक में चार कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इमीडिएटली आपके माइंड में आना चाहिए, कौन से साल में बनाई आना चाहिए और वो किस किस बात के ऊपर अपने आप कोलेबोरेट कर रही हैं. तो यहाँ पर क्या मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि क्वाड इज कोलेबोरेटिंग विद ईच अदर, not only not only in terms of vaccines जो अभी कोरोना में हमने देखा था, बट इट इज ऑल्सो कमिंग टुगेदर इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी. तो इसका क्या कीवर्ड लिखेंगे एग्जाम में आप, अगर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है तो यू आर गोइंग टू राइट दैट इट दे आर कन्वर्जेंस, देयर इज कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इन न्यूअर एंड क्रिटिकल एरियाज. जैसे आप क्रिटिकल एरिया डालोगे, एग्जामिनर को पता रहेगा भाई ये सोचता है क्रिटिकल एरिया सारे तो लिख नहीं सकता ना, लेकिन आपको क्रिटिकल एरिया चार पांच तो पता होने चाहिए. जैसे साइबर, एक साइबर क्राइम, एक साइबर सिक्योरिटी एक क्रिटिकल एरिया है, फिर डिजिटाइजेशन एक है, क्रिप्टो करेंसी वाले एरियाज भी बहुत सारे आ जाएंगे. मतलब ऐसे करके पांच छह एरियाज हमें लेने हैं. डिफेंस की बात तो करनी ही नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि चाइना के हम एंटी नहीं दिखाना चाहते, या ना वो है, ऐसा डिप्लोमेटिक भाषा में कहा जाता है.
अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना हम माल दे रहे हैं, लेकिन आपसे कोई पूछे भाई तू ये बता दे सोशियोलॉजी के एंगल से कि इंडिया में सबसे बड़ा सेगमेंट कौन से ग्रुप का है। अगर भारतीयों की बात करता है भाई, चार चार पांच ऐसे वर्ग बता दे जिनके बिना तू कह नहीं सकता कि भारतीय जो है वो है। कौन सा सेगमेंट है? आप बोलोगे मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, नो यू आर नॉट गोना गेट एनी मार्क्स। लेकिन अगर आप कहोगे स्मॉल फार्मर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, यही इंडिया का लार्जेस्ट सेगमेंट है, तो शायद आपको बहुत सारे नंबर मिलेंगे। जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये, और जनरल स्टडीज पेपर 1 में भी है। तो अंत्योदय योजना सिर्फ यही रखने से नहीं होगा कि नेशनल रूरल रूरल लिवलीहुड मिशन या सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, सिर्फ आपने ये पढ़ लिया और आपका काम हो गया। अरे भाई करेंगे कैसे? कल को कलेक्टर बनोगे तो क्या आप रोज रोज ये गूगल करोगे? आपको देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें ठीक से हो रही नहीं हो रही इम्प्लीमेंट। आपके नीचे 2, 50, 60, 70, 100 लोग होंगे, सेक्शन ऑफिसर्स होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट भी ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे, जिनके पेरेंट्स ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में वर्क कर रहे होंगे, या कोई कोई किसी की कि कोई राशन कार्ड से जुड़ा हो सकता है, कोई धंधे में हो सकता है, जो ऐसा बिजनेस जिसके अंदर आप फूड सप्लाई में हो सकते हो, एंड सो फोर्थ। सो स्ट्रीट वेंडर्स, रिटेलर्स, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, ये एमएसएमई के अंडर भी आएंगे। तो पीएम किसान हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सब आपको ऐसे करके इट शुड बी एट द बैक ऑफ योर माइंड बाय कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री इफ वी टॉक अबाउट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, दिल्ली में एक जगह है बाड़ा हिंदू राव। कभी दिल्ली आएंगे या आप दिल्ली के हैं तो जरूर विजिट कीजिए। बाड़ा हिंदू राव, अभी दिल्ली हिंदू राव हॉस्पिटल के नाम से है, लेकिन एक जमाने में ये हिल टॉप जो एरिया था, फिरोज शाह तुगलक के समय में ये हिल टॉप जो है फॉरेस्ट एरिया था, इट वाज एन हंटिंग जोन। फिरोज शाह तुगलक, जिसने तुगलक तुगलक डायनेस्टी के पार्ट थे, मोहम्मद बिन तुगलक, उससे पहले गयासुद्दीन तुगलक, और गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, और उसके बाद आ गए फिरोज शाह तुगलक। तुगलकाबाद भी इन्हीं के नाम से है। तो पॉइंट इधर ये है कि उन्होंने वहाँ शिकारगाह बनाया था 1351 के आसपास, और वो जो है एक शिकारगाह बाद में जो है कंटिन्यू रहा। बाद में ब्रिटिश टाइम के आने तक आप कह लीजिए कि वो हिल टॉप को दोबारा से मेंशन के तौर पे यूज़ किया गया। एंड देन 1830s जब हम बात करते हैं मुगल रूल इज इन डिक्लाइन एंड दिल्ली वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश एंड मराठास वर आल्सो हैविंग लिटिल बिट ऑफ से, बट लेटर ऑन दे आर साइडलाइन, तब ये बाड़ा हिंदू राव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। टुडे इट इज एन हॉस्पिटल। तो ये मैं आपको बताना चाहता था। पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑल्सो हॉस्पिटल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में आया, लेटर ऑन इट केम अंडर दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेंट। अगर हम बात करते हैं दैट इंडिया इज ए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड the administration in a democracy is a challenge. I repeat the point. India is the largest democracy in the world, and administration is in a democracy is a great challenge, or it is very challenging. How far do you agree with this? Can you think of 5 points? पिछले पूरे वीक में जो हमने न्यूज़पेपर किया है उसको सोचिए, आइडेंटिफाई कीजिए और 5 पॉइंट लिखिए कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेसीज इज ए चैलेंज। ये पॉइंट सोच के आप मुझे 5 पॉइंट लिखिए एंड ट्राई टू असेस इट। In terms of general studies paper 1, we have to believe that all sections of society are equal, so differentially able must be treated as equals. Both government and private entities, they must work towards more just world. Both government and private entities, they must ensure that laws and policies are complied. They are complied, and all kind of whatever rights they are given, they must be given. So the laws mandating डिसेबिलिटी फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इस बार पेपर जनरल स्टडीज पेपर 1 में ओल्ड एज पे क्वेश्चन आया है या पेपर 3 में आया है, अगली बार डिसेबिलिटी पे आ जाएगा। सो देयर इज नीड टू वर्क टुवर्ड जस्ट सोसाइटी। You have to think of what is the law behind it. You have to think of what are the kind of schemes which are there for the government, and how as a district administration, a district collector, you gonna do it. For example, Rights of Person with Disabilities Act 2016, that 5% of the total seats must be reserved for persons with benchmark disabilities in all government institutions of the higher education and other higher educations receiving an aid to the government. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल परसेप्ट्स द राइट टू डिग्निटी एंड इक्वलिटी रिक्वायर पब्लिक एंड प्राइवेट एम्प्लॉयज टू डू मोर टू मेक इट इंक्लूसिव। तो आप कैसे बनाएंगे? क्या आपके पास दो इनोवेटिव आइडियाज हैं? सोचिए और लिखिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बहुत महान व्यक्तित्व। एकात्म मानववाद, एकात्म मानववाद
और अंत्योदय के प्रणेता, यानी कि एकात्म मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म उनका एक थॉट प्रोसेस था, जिसमें वो ह्यूमैनिटी को सबसे आगे रखते थे, जिसमें वो ह्यूमैनिटी और उसके वैल्यूज को सबसे आगे रखते थे। और अंत्योदय यानी कि वही बात जो अभी अंत्योदय अन्न योजना भी है, वो उसी के, आप उसी योजना से अंदाजा लगा सकते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच कैसी रही होगी या उन्होंने किस प्रकार के विकास की बात की। वी हैव टू सी द पॉजिटिव आइडियाज in terms of debate in understanding whether it is binding on the governor. If chief minister says भाई तू मुझे बता, सेशन करना है गवर्नमेंट का, परमिशन दे, बात खत्म कर। गवर्नर साहब कहते हैं कि आपके लीगल एडवाइजर आर नॉट ब्रीफिंग यू एडिक्वेटली कि आप किस बात के लिए सेशन कराना चाहते हो, क्या होना चाहिए। तो लेजिस्लेटिव बिजनेस टू बी टेकन अप इन द असेंबली, क्या होगा लेजिस्लेटिव बिजनेस बताइए। कौन से आर्टिकल्स हैं, कैन यू थिंक ऑफ इमीडिएटली, व्हाट आर द आर्टिकल्स व्हिच आर टॉकिंग अबाउट। सो आर्टिकल 167 defines that chief minister's duties towards governor क्या होती हैं, एंड आर्टिकल 168 स्पीक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो 167 168 दोनों आर्टिकल्स को देखिए और समझिए कि क्या मुद्दा है। सिमिलरली वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट the role of governor. We have spoken in the past also in one of our lectures, in different lectures, कि गवर्नर होते क्या हैं। अब मैं यहाँ आपसे अगर पूछूं कि गवर्नर कहते हैं, गवर्नर खुद कह रहे हैं कि वी आर नॉट रबर स्टैम्प्स, we are having constitutional obligation like a public representative. How do you agree with this statement, in what context? National Service Scheme Awards, do check out from the prelims perspective. It is very important कि एनएसएस आखिर स्कीम क्या है और अवार्ड क्या है। ये याद मत करिए किसको अवार्ड मिले, कम से कम लेकिन ये पता होना चाहिए कि क्या है। Coming further, in terms of general studies paper on history, we have to understand that there were many important leaders in modern India, especially in the Congress during the freedom struggle. If you visit our different videos also, we have made small and brief videos on different personalities. Please do have a look क्योंकि prelims के questions वहाँ से जरूर आ सकते हैं। डॉक्टर सी आर दास, सरोजिनी नायडू, एस श्रीनिवासा अयंगर, एम ए अंसारी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आजाद, आचार्य कृपलानी, दीज आर सम ऑफ द लीडर्स। ये लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कुछ लीडर जैसे मैंने कहा, यू प्लीज विजिट द वीडियोस, ट्राई टू हैव ए सिस्टम। एक वीडियो सुना, उसके कुछ पॉइंट्स बनाए, अगला वीडियो अगले दिन सुना, उसके कुछ पॉइंट्स बनाए और वीक में इस बार उसको रिवाइज किया। दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, दैट्स व्हाट आई कैन अश्योर यू। Now coming to General Studies Paper 3 Science and Technology for both prelims and also a part of mains question can be there, what is flex fuel? So flex fuel technology होती है। Flex fuel technology is having an internal combustion engine, लेकिन रेगुलर पेट्रोल और डीजल व्हीकल की तरह इट कैन रन ऑन मोर देन वन टाइप ऑफ फ्यूल, इसलिए वर्ड क्या हुआ, फ्लेक्स, फ्लेक्सी जैसे होता है। अब ब्लेंड किस चीज का होगा, पेट्रोल भी होगा उसमें, इथेनॉल भी होगा और मिथेनॉल भी होगा, या फिर इंजन जो है 100% पेट्रोल या फिर 100% इथेनॉल पे भी चल सकते हैं। क्योंकि ये पॉसिबल है जब उसके अंदर एक फ्यूल मिक्स सेंसर लगा दिया जाए, या जिसको हम कहते हैं ईसीएम, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, हर गाड़ी में होता है। वो सेंस कर लेता है और ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है कि क्या रेशियो किस चीज़ का कितना चाहिए। तो पॉइंट इज, ये फ्यूल सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कन्वेंशनल टाइप पेट्रोल जैसे कार के अंदर भी ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया थोड़ा सा चेंज करके हो जाएगा, एडजस्ट करेगा वो केमिकल प्रॉपर्टीज से, एनर्जी कंटेंट से करेगा और उसी हिसाब से कैलिब्रेट करके वो कर सकता है। तो बिगेस्ट कंट्री जो इस चीज को कर रही है दैट इज ब्राजील, बिगेस्ट मार्केट है, लीडर है। अदर देन इथेनॉल कंपेटेबल फ्यूल सिस्टम, वहां पर जो है और भी कैलिब्रेशंस हैं। तो प्रोन क्या हुआ इसका, प्रोन अगर हम प्रोज एंड कॉन्स बोलेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि भाई आपका हार्मफुल पॉल्यूशन कम हो जाएंगे। हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स में क्या आया भला, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन एंड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर। और आपको ऑयल हो सकता है लॉन्ग टर्म में ऑयल इंपोर्ट पे भी फर्क पड़े। लेकिन कॉन्स क्या है, इट इज हैविंग वेरी पुअर, मतलब वेरी पुअर तो नहीं कहना चाहिए, फ्यूल एफिशिएंसी विल गो डाउन।
एंड सेकेंडली इंडिया जैसी कंट्री में इथेनॉल जो हम बात करते हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग की जो आप बात करते हैं, मेजोरिटी इंडिया इज डूइंग फ्रॉम शुगर केन इज वाटर इंटेंसिव, मोर देन 90% इज कमिंग फ्रॉम शुगर केन इज पॉलिटिकली सेंसिटिव क्रॉप ऑल्सो, और ऑलरेडी जो शुगर मिल्स हैं उनका इतना बकाया रहता है फार्मर्स के ऊपर, इट इज ए सेंसिटिव पॉलिटिकल इशू। अभी तक जो है हमारा 9.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग है, हमारा गोल है नवंबर 2022 तक इसको अचीव कर लें, एंड बाय 2025 यू वांट 20% ब्लेंडिंग। सो यू मस्ट चेक आउट व्हाट इज नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। पीटी में क्वेश्चन आ सकता है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए। और ब्राज़ील एज अ रोल मॉडल, वो क्योंकि चीज़ों को कर पाया है, वो ब्राज़ील में सारी कार्स तकरीबन इसी तरीके से हैं, तो देखने वाली बात यह है कि इंडिया क्या ऐसा कर सकता है अलॉन्ग विद सब्सिडी और नॉट। There is a picture which is showing what is the key component of a flex fuel car. इसको देखिए, कोई बात नहीं, you might have interest in cars and all that, तब भी आपको अच्छा लगेगा। अभी अभी जनरल स्टडीज पेपर वन में क्वेश्चन आया था कि हाउ सिटीज वन टीयर टू एंड टीयर थ्री दे आर, यू हैव टू डिस्कस अबाउट देम इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन कल्चर। तो अमेजन ने अभी भी एक नोट दिया कि देयर इज अ टू फोल्ड जंप इन इट्स कस्टमर बेस विद इन द फर्स्ट 36 आवर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। ये देखो एक एग्जांपल आ गया साफ साफ कंजम्पशन का। अब आप देखिए कि क्या चीज बिक रही है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, वही आंसर को चाहिए होता है। जब तक हम सोचेंगे तभी तक हम कर पाएंगे। ईरान में वी हैव डिस्कस दैट प्रोटेस्ट आर गोइंग ऑन, सो ईरान सेज द प्रोटेस्ट मस्ट बी यू नो डेल्ट विद डिसिसिवली। ईरान गवर्नमेंट से सो यू मस्ट कीप एन आई कि किसी भी कंट्री में जो कंजर्वेटिव हैं बहुत ज़्यादा, स्पेशली फॉर फ्रॉम द रिलीजियस कंजर्वेटिज्म पॉइंट, या फिर फीमेल्स के लिए वो कैसे हमारी कंट्री से डिफरेंट है, बस इतना आपको जानना है। देर इज समथिंग कॉल्ड पेरिस क्लब। प्रीलिम्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। पेरिस क्लब को पूछा जा रहा है पाकिस्तान द्वारा कि प्लीज हमारा डेट जो है रीशेड्यूल कर दीजिए ताकि हमें कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिले। अगर मुझे 100 रुपए आपको देने हैं तो मुझे थोड़ा टाइम और दीजिए, मोहलत और दीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा। दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। एलन मस्क, वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, so students, fresh graduates, entrepreneurs, IT professionals, gym trainers, they all want to be friend of Elon Musk. So this is just uh, a kind of a new generation mindset and ideas how they want to be, the link with their role model, because they are all saying we are fans of Elon Musk. When we prepare for civil services exam, तो सिर्फ क्या किताबों का एग्जाम है, कितने बरस क्यों लग जाते हैं? या फिर कोई कहता है मेरे को तो कुछ टाइम लगा ही नहीं, कोई इसको हैंडल कैसे कर लेता, तो उसके पीछे सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी है। हाउ यू लेबल यूर सेल्फ, हाउ यू सी योर सक्सेस एंड फेलियर। क्या आप में एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा आती है? एंग्जाइटी आती है तो हाउ यू हैंडल इट। अगर एंग्जाइटी आती भी है तो डू यू कन्वर्ट इट इनटू योर सक्सेस बाय हार्ड वर्क, और डू यू मेक अ डिस्टेंस बिटवीन योर सेल्फ एंड योर प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम को आप कभी रियलाइज ही नहीं करते, उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते। जैसे आपको शुरू से कोई बोले भाई बड़ा एंग्शियस बच्चा है, भाई बड़ा सुनती नहीं है, सुनता नहीं है, तो क्या आप उसी बात को लेके बैठ जाएंगे कि उससे आगे भी बढ़ेंगे? सो वी लर्न टू मूव बियॉन्ड। इसीलिए क्यूरियस क्वेश्चनिंग इन आवर कोर्सेज ऑल्सो वी प्रमोट दिस थिंकिंग ऑफ क्यूरियस क्वेश्चनिंग। आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। क्यूरियोसिटी इज अ सुपर पावर, और उसी से एग्जाम क्या लाइफ भी चेंज होती है। तो एंग्जाइटी होनी चाहिए, लेकिन वो क्यूरियोसिटी में कन्वर्ट होकर सक्सेस की तरफ बढ़नी चाहिए, यानी लव, विजडम, करेज। दिस इज द की थिंग विच वी प्रमोट एज अ पार्ट ऑफ ब्रूटल सक्सेस प्रोग्राम। हम बात करते हैं जनरल स्टडीज पेपर वन में प्रीलिम्स के एंगल से शांति निकेतन की, विश्व भारती की, जो कि शुरू में शांति ज्ञान निकेतन, जो शांति निकेतन जो स्कूल था, टैगोर साहब ने, सर टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर मुझे कहना चाहिए, उन्होंने स्टार्ट किया 1901 में, 1901 में। लेकिन सबसे पहले किसका पार्ट था वो? सबसे पहले पार्ट था स्वदेशी समाज का। विश्व भारती वॉज पार्ट ऑफ स्वदेशी समाज, एंड देन बाई 1920s-21 वो यूनिवर्सिटी के उसमें कन्वर्ट हो गया। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है कि 1922, जैसा कि यहाँ पे एग्जैक्ट डेट भी दी हुई है कि 1921-22 में वहाँ पे विश्व भारती चालू हो गया। लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जो नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे सिल्वियन लेवी या ज्यूसेप्पे टुकी, सी एफ एंड्रयूज,
विद्युशेखर शास्त्री, किष्टी मोहन सेन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। क्या याद आ रहा है कुछ कुछ? कौन है ये सज्जन? whom गांगुली रेफर्स टू एज टैगोर्स कोलैबोरेटर्स। यानी कि गांगुली साहब जिन्होंने किताब लिखी उन्होंने जो है इसको कहा कि वो टैगोर साहब के कोलैबोरेटर थे और उन्होंने विश्व भारती को ग्रेट यूनिवर्सिटी बनाया। जैसे नाम आप नोट कर लीजिए, एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर हम क्रिटिक के फॉर्म में बात करें तो जादूनाथ सरकार साहब ने कहा कि भाई यहाँ तो कोई यूनिवर्सिटी तो बन गई, लेकिन ना तो कोई कोर्स है, ना कोई एग्जैक्ट नॉलेज और इंटेलेक्चुअल की बात है, ना रिसर्च की बात है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विश्व भारती जो है लेटर ऑन के तभी के नाम से उन्होंने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स डिग्रीज भी करने शुरू कर दिए, बिकॉज विश्व भारती जो थी वो प्रोफेसरियल सिस्टम पे थी, ट्यूटोरियल सिस्टम पे नहीं थी। डिस्कशन होंगे, बातचीत होंगी, लेकिन ट्यूटोरियल की तरह नहीं थी। सो बाद में जो है उनके स्टूडेंट्स ने जो है कैलकाटा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होके, मतलब आप कह सकते हैं कि उनको फॉर्मल डिग्रीज या बाकी चीज़ें मिलने लगी। सो द पॉइंट इज दैट कि विश्व भारती हैड सफर्ड एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस, बट स्टिल इट वाज हेल्पिंग इंडिया ड्यूरिंग द वर्स्ट बंगाल फेमीन। इसीलिए 1951 के बाद आप कह सकते हैं इंडियन पार्लियामेंट पास्ड अ लॉ and Vishwa Bharati was given a kind of, you can, societal and kind of an economic support forever. आज भी वो हमारे लिए रोल मॉडल यूनिवर्सिटी है। तो रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, सत्येंद्रनाथ बोस हो गए और सुधीर रंजन दास हो गए, ये सब लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग थे जिन्होंने उसको ऊपर तक उठाने में बहुत बहुत ज़्यादा मदद की। दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू हाउ टू लुक एट इंस्टीट्यूशंस जिन पे पीटी में क्वेश्चन आना लाजमी बनता है, कभी कभी आ सकता है। अब मैं आपको फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ हरमीत देसाई जी की। हरमीत देसाई, क्या नाम आपने कभी सुना है? ही इज वन ऑफ दोज गाइज हु हैड डिफीटेड साथियान एंड he has become a sensation. He has been a sensation, but he has played very important role as far as table tennis is concerned for India, who wants India to be number one. देखिए, सब लोग कोशिश करते हैं, कोशिश से ही सक्सेस मिलती है, बिना कोशिश के कभी भी सक्सेस नहीं मिलती। कोशिश करने वालों की कभी हार भी नहीं होती। अगर आप खुद को जस्टिफाई करते रहेंगे, अगर आप खुद को सिर्फ सोचते रहेंगे कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, तो बात और है। अदरवाइज अगर आप पूरा फोकस करेंगे तो काम होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। यू विल बी गेटिंग नो पॉइंट, नो वेयर ऐसा होगा कि जहां पर आप कर नहीं पाएंगे। गौतम अडानी जी की मैं बात कर रहा था, तो ये हमारे सामने गौतम अडानी जी हैं। तो गौतम अडानी जी की जो बात करते हैं भाई, कोल, एडिबल ऑयल और पावर ट्रेडिंग कंपनी की राइज कैसे हुआ। तो 1988 में अडानी ने स्टार्ट किया ट्रेडिंग कंपनी। 1990 में उन्होंने मुद्रा पोर्ट को डेवलप किया एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। 2000 में उन्होंने जॉइंट वेंचर विल्मर के साथ किया एडिबल ऑयल रिफाइनरी की। 2002 Mudra becomes largest private port in India. 2006 India Adani emerges as the largest coal trading company. 2009 sets up thermal power plant. Enters renewable energy by 2015, and 2019 it is Adani Gas. Then 2020 by majority stake in Mumbai and upcoming Navi Mumbai airports. 2022 bid for 5G spectrum for captive use. Signs deals to buy ACC Ambuja and is in the process of acquiring stake in BQ Prime. And also moves to buy stake in NDTV. तो खेल बहुत लंबा है। He is known, Adani Sahab is known being grounded for this teetotaler tycoon means observing a strict vegetarian diet and not uncorking the bubbly while sealing deals. I prefer raising a toast with a sparkling water. देख लीजिए अब आप। I prefer raising a toast with sparkling water. He is a complete teetotaler and a strict vegetarian. That's how things move. सो ये है उनका एक सोरिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन, ग्रोइंग क्लाउड, और उनकी वाइफ है प्रीति और सन करण एंड जीत, हु रिमेन अनअज्यूमिंग एंड सिंपल डिस्पाइट स्काई रॉकेटिंग riches, says the people close to Adani ji. So this is how we have to create role model for society. जैसा मैंने आपसे कहा, कमोडिटी ट्रेडिंग, पावर मैनेजमेंट, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, पेट्रोकेमिकल, एफएमसीजी, रिन्यूएबल्स, एयरपोर्ट्स, टेलीकॉम, सीमेंट, मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, डेटा सेंटर, स्टील, एल्यूमिनियम, डिफेंस एंड सुपर ऐप। तो ये पोर्टफोलियो मैंने आपको सिर्फ बताया कि आप इससे आइडिया लगा सके, आप जो डेली अडानी अडानी पढ़ते रहते हैं उसके आगे कैसे जाएंगे, कैसे आप समझेंगे। कल को आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हैं, कल को आप इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर बनते हैं, कल को आप फॉरेन सर्वेंट इंडियन फॉरेन सर्विस में जाते हैं, कल को आप रेवेन्यू सर्विस में जाते हैं, कल को आप रेलवे सर्विस में जाते हैं, कल को आप कोई और क्लास 1 जॉब लेते हैं, तो कम से कम आपको आइडिया होना चाहिए हाउ थिंग्स वर्क। सेकेंडली,
सेकेंडली, जब हम ये बात कर रहे हैं इन सोशियोलॉजी, इज वेरी वेरी गुड आर्टिकल हैव कम इन टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजी, वी आर टॉकिंग अबाउट अ विलेज जहाँ पर हर साल गॉड्स और गॉडेसेस का जजमेंट होता है, यू नो दे आर पुट ऑन ट्रायल, उनका एनुअल अप्राइजल होता है। अगर गॉड और या गॉडेस ने उस विलेज की जो डिस्ट्रेस या प्रॉब्लम्स थी, जो विलेज की, ट्राइबल विलेज की, जो आसपास के 240 विलेज हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट छत्तीसगढ़, बस्तर डिस्ट्रिक्ट, देन भादो जात्रा फेस्टिवल के दौरान प्रीस्ट जो है वो कम्युनिकेट कर देता है भंगाराम देवी जजमेंट कि अगर कोई गॉड पनिश होना है या नहीं होना है, तो गॉड को पनिश किया जाता है और गॉड को उसको ले जाकर टेम्पल के बैकयार्ड में, जहाँ पूरे टोटम टोने टोटके के साथ उसको जो है रख दिया जाता है। ये मतलब कि वेरी यूनिक ट्रेट है ट्राइबल्स ऑफ बस्तर का बाहर के लिए। लेकिन ट्रायल ऑफ गॉड्स, हम तो ट्रायल ऑफ ह्यूमन बीइंग कहते हैं, कोई कहता है कि भाई जन्नत और कयामत की रात आएगी, कयामत का दिन होगा। यह हम कह रहे हैं भंगाराम देवी वर्डिक्ट जो है वो लॉ है। जो गॉड को पनिश करना है, उनकी डिविनिटी कम हो गई है तो उनको हटा दिया जाता है। और उसके बाद जो है ये एक एंशियंट ट्रेडिशन है, इसके लिए पीछे एक जगह भी बनी हुई है। तो this is how, you know, tribal culture, one of the very very unique element of this tribal culture. So क्योंकि बिलीफ है उनके अंदर कि दैट परफॉर्मेंस ऑफ गॉड्स जिनके वो वर्शिप कर रहे हैं, वो देवी के द्वारा ही जज किए जाएंगे इन अ फेयर अवे, और जो वर्डिक्ट देंगी वो अपने गॉड को बता दिया जाता है, और गॉड को जो है नेक्स्ट गॉड को फिर रख दिया जाता है उसकी जगह। और ये ओमन जो है मोस्टली ड्रीम्स में ही आता है। सब लोग साथ बैठ जाते हैं, इंडिविजुअल रोल करते हैं, और एक भगत जो है, वो जैसे सिरहा भी कहा जाता है, भगत और सिरहा, वो प्रीस्ट जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन उसका देवी के साथ होता है। देवी सपने में आती है या उनको बताती है कैसे क्या करना है। जैसे नेचुरल कैलेमिटी है, ड्राउट है, इलनेस है, अगर वो चीज़ खत्म नहीं हुई तो देवी पनिशेस द गॉड। एक प्रॉपर क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, एंड गॉड्स का कोई बात नहीं मानी जाती। ये सालों साल हर साल माना जाता है कि बैनिश्ड गॉड जो है वो ड्रीम्स में आते हैं डिवोटीज के, तो पीपल फिर गो देवी के पास जाते हैं, उसका फिर प्रतिष्ठान भी कर देते हैं उस गॉड का जिसको हटाया गया था किसी और फॉर्म में। तो न्यू गॉड्स अपॉइंट किए जाते हैं धीरे धीरे, और नए गॉड्स को मतलब वचन दिया जाता है कि भाई ये हमारी कंडीशन को सुधारेंगे। तो ये प्रथा आप कह सकते हैं 1700 टू 1800 सी किंग भैरम देव के समय से है। सो आप कह सकते हैं कि ट्राइबल विलेजेस में बस्तर्स आर डाइवर्स, दे डू नॉट वर्शिप कॉमन गॉड्स, दे क्रिएट देयर ओन गॉड्स, एंड you know status of god is changing with time, and sincerity to service society is being seen। तो जो भंगाराम टेम्पल है एक आइडियल है। जैसे वहाँ पे एक आइडियल है काना डॉक्टर और डॉक्टर खान, जिन्होंने बहुत समय पहले गांव में कॉलरा के लिए मरीजों की मदद की थी। The doctor was from Nagru. He served the tribal till his death, and the tribal started worshipping him. See. So Kana doctor gets the pride of place in the abode of Bhangaram Devi. जब तक आप ध्यान से नहीं देखेंगे उनको पाएंगे नहीं। तो काना नाम डॉक्टर इज अ टोटम इज ए स्टाउट स्टिक, क्योंकि लोगों को बहुत विश्वास था, और वो इमेज उनके माइंड में रह गई है। और ट्राइबल सी डिविनिटी इन ह्यूमन बींग्स, दैट्स व्हाट वी कैन से, एंड दे क्रिएट देयर ओन गॉड्स। तो देखिए मतलब अपने आप में कैसा सोशियो कल्चरल है, कैसा एक सोशियो कल्चरल एक एलिमेंट है, जितना इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। एंड यू कैन ऑलवेज अप्रिशिएट एंड ऑलवेज थिंक कि इंडिया के कितने डाइवर्सिफाइड आइडियाज हैं। मूविंग फर्दर, नाउ next important topic is not here, and we have to move to the Hindu newspaper, जिसमें हम पहले बात कर रहे हैं कि उड़ीसा का केओंझार डिस्ट्रिक्ट, केओंझार आपने सुना होगा, प्लीज डू चेक द मैप। उड़ीसा का केओंझार डिस्ट्रिक्ट वो जो है फाइनेंशियल मसल, फाइनेंशियल वेल्थ के लिए जाना जाता है। केओंझार डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा विच हैज गॉट dubious distinction of malnutrition and underweight, stunted and anemic pregnant women also. So, the both ways, it is a case study for ethics also. It is a very important seeing from the public administration perspective. And the point is that in spite of financially, it has got 15,000 crore fund in its kitty. And there are state government funds also. But as compared to other districts, it is not having great say. So according to the National Family Health Survey, women in Keonjhar has a very poor body mass index, below normal. So there are 5,525 villages which cannot be easily accessed in the state.
Keonjhar has got 141 such villages and it has got 26% of the iron reserve of the country, which are lying with the डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। पीटी में क्वेश्चन आ चुके हैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के, दोबारा से आएंगे और आपको अलग से गूगल करके ये पढ़ना चाहिए, या फिर मैं कह सकता हूँ कि आपको इसका एक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज द माइंस माइनर माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, वो भी प्रीलिम्स में आ चुका है। सो बिफोर आई वाइंड अप दिस क्वेश्चन, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं तो आप क्या करेंगे इसके लिए? क्योंझार का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो होगा ही। एमएलए देखिए, एमएलए मोहन मांझी साहब की बात हो रही है यहाँ, क्योंझार के एमएलए हैं, बीजेपी के चीफ भी हैं असेंबली में, वो गवर्नमेंट के बारे में बता रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? आईएएस आईपीएस अगर हैं तो आप क्या करेंगे? बताइएगा, सोचिएगा। Coming to the next question, which is reflecting our understanding and ideas, that how we can go about some important topics. Some of the topics, for example, what is the Supreme Court initiative in capital punishment, what is the impact of mobilization, impact of Ukraine, all that we have already done in our previous lectures. So we are moving forward with the key ideas that we should be able to understand. So again, this is also talking about Rafael Nadal and Roger Federer. Do have some empathy, do understand how the great legends work and behave. Coming to the next paper, we are talking here about old age. In this year mains only, we have got a question on how to manage old age. So India has a population of 1.3 billion, and then its focus has been on the youth, but then demographic dividend definitely must be potentially harvested, but then the 5% of the population in 1950 was senior citizens, and by 2016 it is 10%. It will be become 19% by 2050. ऐसा करके आपको शुरू करना पड़ेगा. October 1 is declared as International Day of Older Persons. So सिटीजनरी, एजिंग सिटीजनरी आपको कीवर्ड डालना पड़ेगा। एजिंग सिटीजनरी विल बी लार्ज नंबर इन इंडिया, बिकॉज इंडिया में 300 मिलियन से ज्यादा सिटीजन हो जाएंगे सीनियर सिटीजन इन लिटिल ओवर 25 ईयर्स। सो डेटा जब हम लिया हेल्प एज इंडिया ने, तो उन्होंने कहा कि इंडिया को जो है बहुत टाइम लगेगा। फ्रांस जैसी कंट्री को तो 100 साल लगेंगे, लेकिन इंडिया को सिर्फ 20 साल लगेंगे। इसीलिए बहुत टाइम लगने वाला है इंडिया को, अगर वो अभी से तैयारी नहीं करेगी। So impact will not be immediately visible, but then families will have to take care elderly और number exponentially बढ़ जाएंगे। So population aging inevitable है, country is not prepared। तो आप सोचिए क्या होना चाहिए, बिकॉज हमारे यहाँ कारण पूछा जाए तो डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी हो रही है, इंक्रीज एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंक्रीजिंग एज एट मैरिज एंड डिक्लाइनिंग इन्फेंट मोर्टिलिटी, इंक्रीजिंग लॉन्जिविटी, उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, इम्पैक्ट ऑफ टेंजिबल सेक्टर्स, हेल्थ, सोसाइटल चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, मतलब चीज़ें सब बदल रही हैं। तो ऐसे केस में प्लानिंग मस्ट बी देयर। केरला इज अ रोल मॉडल, आई शुड से। सो बट द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया। लेकिन उसका क्या आया? अब रिसेंटली विजन 47 डॉक्यूमेंट जो है, उसके अंदर आ रहा है कि इंडिया कैन इंक्रीज द रिटायरमेंट एज बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी के कारण। सो इंडिया विल हैव टू टेक केयर ऑफ इट्स एल्डर पॉपुलेशन। देयर इज अ रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ऑल्सो। सो you need to reskill senior citizens. We need to reskill them. So growing old before getting rich, this is a very very problematic thing. You are growing old, but you are not getting rich. India has got a unique challenge. So poverty rates is higher among older persons. They are dependent on, uh, you know, on someone else, and they become old before they can handle their all needs and all their obligations. Indian family structure is also changing. Small nuclear families replacing joint families. Younger members are migrating in search of work. Elder people are remaining without traditional support. And 90% of the workforce is in the informal sector. सिक्योरिटी बेनिफिट चाहिए, हेल्थ बेनिफिट चाहिए। सो रिटायरमेंट एज आप बढ़ा सकते हो, बाकी चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन आप करोगे क्या? सो केरला एंड तमिलनाडु, एज आई सेड, दे हैव द हाई प्रोपोर्शन। Even Himachal Pradesh also will have more elderly population than youth in coming 10 years. दैट इज़ वाई इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपको सोचना पड़ेगा, क्या हमें कम्युनिटी बेस्ड होम केयर बनाने चाहिए, क्या हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की लीडरशिप बढ़ानी चाहिए, क्या हमें जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को रेगुलर चेकअप के लिए करना चाहिए, क्या हमें जो है
I should say there are startups like Tata Sir also has started a startup where elderly को help किया जा रहा है, but it is not free. एल्डरली के हेल्थ और सोशल सर्विसेज देखी जानी चाहिए. डेवलप कंट्रीज में तो चल जाता है, दे हैव द मीन्स एंड रिसोर्सेज. व्हाट अबाउट द मिडिल इनकम कंट्रीज लाइक इंडिया, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज लाइक इंडिया, उनके लिए बहुत ही सिस्टम होना चाहिए. इसको कहते हैं गैरेटिक केयर सेंटर्स, टारगेटेड इंटरवेंशंस, बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. सो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग एस्पेक्ट मैंने आपको बताया. जनरल स्टडीज पेपर 3 और पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ डू थिंक अबाउट इट, सोचिए और कुछ पॉइंट्स बनाइए एंड यू कैन ऑलवेज शेयर देम. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंडो जापान रिलेशंस पोस्ट एबे पीरियड में आप कैसे देखेंगे. देखिए, दिस हैज टू बी सीन फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव. डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं, एंड ऑल्सो फ्रॉम द जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड ऑल्सो इन एसे इफ इट इज कमिंग ऑन इंटरनेशनल रिलेशन लाइंस. तो पॉइंट ये है, इंडिया और जापान का 75 बिलियन बायलेटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी है, इंडिया जापान का क्वाड में भी है रिलेशन. इंडिया और जापान की बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है, अलायंस है इंडिया का जापान के साथ. अफ्रीका और वेस्ट एशिया में भी दोनों मिलकर आगे बढ़ने की बात करते हैं. दे आर थिंकिंग ऑफ ए कॉरिडोर टू अफ्रीका ऑल्सो. बट economically if we say the Japan's monetary and fiscal policies, they are also promoting. For example, Japan is one of the largest funder for India, but in Japan also Abe sir promoted women in workforce, structural reforms he was also trying. So Japan's future trajectory is very much linked with its relation with India and also the growth. Decoupling with China is very very important, smarter decoupling, increasing cyber security and critical minerals, tightening exports on sensitive technologies and guarding intellectual property. इंडिया को ये तो समझना ही पड़ेगा इन सब एरियाज के लिए. तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए जापान इज मोर ऑब्वियसली स्ट्रेंथनिंग इज अप्रोच विद यूएस, एंड ऑल्सो इट इज इन्हांसिंग रिलेशंस विद इंडिया. तो इस केस में इंडिया का कैसे हो सकता है, ये सोचने वाली बात है. तो डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड दोनों जगह जापान चाहेगा कि उसका स्टैंड बहुत अच्छा और बहुत बड़े. फॉर एग्जांपल यूरोप एंड यूएस, it would like to have a very consolidated relation. But if it is going to just move away very much from the developing countries, then in the longer run Japan is not also going to have much benefit. That is why India's role become very very crucial. As I said, that India is a link for Japan for both developed and developing countries. इकोनॉमिक एंगेजमेंट, ग्रीन टेक्नोलॉजी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जापानीज सेंटर्स, ये सब इन जापान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जापानीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हैव बिकम मोर रिस्ट्रिक्टिव, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट हुए चाइना के साथ और रिवर्स इंजीनियरिंग भी हुई. दैट इज वाई इंडिया इज अ सेफ, रिलायबल एंड ए लॉन्ग टर्म पार्टनर. एंड एजिंग जापानीज पॉपुलेशन ऑल्सो वांट इंडियंस, स्किल्ड इंडियंस टू बी देयर इन जापान. सो जापानीज कंपनी इंडिया में इंडिया स्पोर्ट और एयरपोर्ट डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं. दे कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी. फॉर एग्जांपल धर्मा गार्जन एंड मालाबार, जिमैक्स बायलैटरल नेवल एक्सरसाइजेज, द पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन हो सकता है, आप ऐसे करके फ्लो चार्ट बना सकते हो. एंड अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स के लिए भी इरिटेंट्स हैव आल्सो इमर्ज्ड. म्यूचुअल फिंगर पॉइंटिंग अगर हम करें तो इंडिया डिनाइड अ जापानीज एयरक्राफ्ट क्लियरेंस टू एक्सेस ए यूनाइटेड नेशंस डिपो. तो उससे जापान को थोड़ा गुस्सा आया, थोड़ा दुखी हुआ. बट देन इंडिया जॉइंट वॉस्टॉक मिलिट्री एक्सरसाइज विद रशिया, बिकॉज जापान एंड रशिया के अभी भी इसी बार में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है दैट देयर इज अ डिस्प्यूटेड आइलैंड जो है शिंग शिंको नॉट शिंकोको, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट नेम राइट नाउ, आप गूगल करिएगा. दैट हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीलिम्स दिस ईयर ओनली. सो उससे जापान का बहुत पुराना केस है ये. तो जापान वाज नॉट रियली हैप्पी, बट देन ये चलता रहेगा. तो इकोनॉमिक टाइज हो गए, स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट इंडिया के साथ और अच्छा होना चाहिए, पीपल टू पीपल एंगेजमेंट होना चाहिए, एंड जापान्स इमिग्रेशन सिस्टम मस्ट बी मोर फ्लेक्सिबल फॉर इंडिया. सो इंडिया जापान रिलेशंस आबे सर की मदद से बहुत आगे बढ़े. मनमोहन सिंह जी, नरेंद्र मोदी सर, बहुत अच्छा हुआ आफ्टर 1998 न्यूक्लियर टेस्ट. बट नाउ अ न्यू ईरा एंड न्यू टाइम अवेट्स फॉर अस. जैसा मैंने बोला, हवा में नहीं लिखना है, आपको एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव अप्रोच दिखानी है. इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज अगर हम बात करें
तो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि अर्थ का जो पास्ट और फ्यूचर है वो एक तरीके से कोलाइड कर रहा है। रिवर्स एंड लेक्स अराउंड द वर्ल्ड आर रिसीडिंग, वो सूख रहे हैं आप कह सकते हो, चीजें खत्म हो रही हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ एंटार्क्टिका आर नाउ मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन द एवरेज in one way in the longer run. Animals are evolving to survive. Animals are evolving to survive. इराक के कुर्दिस्तान में पानी जो है डाइवर्ट हो गया है रिजर्वायर से, और उन्होंने ब्रॉन्ज एज की यानी आज से 3000 4000 पुरानी साल की सिटीज को भी दिखा दिया है। चाइना का यांगजे, आई जस्ट शो यू, उन्होंने एंशियंट स्टैचूज को आइलैंड पे दिखा दिया है, ये देखिए। कुर्दिस्तान, आई गिव यू एग्जांपल, दिस इज हेयर कुर्दिस्तान, कैसे ब्रॉन्ज एज के सिटीज सूखे के कारण निकल के आ गई हैं। देन आई वाज टॉकिंग अबाउट Yangtze. This is see here the island in the stream, Buddhist past. So decades of heat waves जी लगातार आते आते 6 decades में लो रेनफॉल हाई टेम्परेचर ने ऐसा कर दिया है। 600-year-old carvings, they were submerged in the islands and they have emerged now, दिखने लगी हैं। ऐसा ही जो है क्लाइमेट क्राइसिस इज नॉट अ फ्यूचर प्रॉब्लम, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ द प्रेजेंट। इसीलिए प्रीलिम्स के अंदर इतने सारे स्मार्ट क्वेश्चंस आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज अ शेयर्ड फीचर, आपको पता होना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि चेंज इन एवरेज एनुअल टेम्परेचर फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स बिफोर 1850, ग्लोबल वार्मिंग उसको कहते हैं। उसने 1 से 2 डिग्री, 1.2 डिग्री मतलब 1 से 2 डिग्री के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर दिया है। इसका मतलब सुपर स्टॉर्म्स आएंगे, क्लाइमेट एनोमलीज आएंगी, वाइल्ड फायर्स आएंगी, फ्लड्स आएंगे, ड्राउट्स आएंगे, एंड अप्रोक्सीमेटली 3.5 बिलियन पीपल विल बी impacted by this. That is what has been said by IPCC. You can visit other videos also जिसमें मैं COP की मैंने बात की है और IPCC की भी बात की है। दैट इज वाई एवरी कंट्री विल हैव टू ट्राई हार्डर कि वो जो ओवर हीटिंग हो गई है 2 डिग्री से, उसको डेथ सेंटेंस की तरह माने और उसको रोकने की कोशिश करें। क्योंकि लो लाइंग कंट्रीज, एटलस खोलिए और देखिए लो लाइंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। मालदीव्स, एंटीगुआ, बारबाडोस, फीजी, कीनिया, मोजाम्बिक, सोमाओ, सामाओआ कहना चाहिए मुझे, तो ये सब के सब डूब जाएंगे। India has also helped, India has also given the targets. So India is also will be facing in some way. India, China, Nepal, Bhutan, Himalayan glaciers are, they are melting twice at the faster rate. This is the matlab, this is a very important pole. This is very important, very important change. Rising sea levels, already they are directly threatening some of the India's richest and most popular cities. Groundwater is depleting. Technology cannot completely help. In Saudi Arabia एक न्यू सिटी कंस्ट्रक्ट हो रही है, which will be having life, environment, entertainment powered by power, wind and solar energy connected by underground mass transit network. यूएस के अंदर एक इलेक्ट्रिक ओनली कार्स की बात हो रही है, वॉक विद ई स्कूटर्स की बात हो रही है। सो वी हैव टू डू समथिंग, वी नो दैट इन्वायरमेंटल कंसर्न मस्ट बी द की थिंग। जैसा मैंने आपको कहा, देखिए इटली में नीरो के समय का यानी कि मतलब फर्स्ट सेंचुरी सीई के समय का ब्रिज के इतना रिवर के लेवल्स ड्रॉप हो गए कि आपको उस समय के एंशियंट ब्रिज भी दिखने लग गए। ये देखिए नीचे, अबंडन विलेज फ्लडेड, और अभी ये रिक्रिएट हो गया है। 1992 में ये रिजर्वायर बना था, this is the bridge it is showing and now this reservoir is coming up. तो ये सारे वर्ल्ड के एग्जांपल्स हैं। ये जर्मनी का है, हंगर स्टोन हैव इमर्ज्ड। This is the example from sunken rocks from the arrangement of 144 rocks. Each is about 6 feet tall. They date to 5000 CE. 5000 CE. 5000 साल ईसा पूर्व। तो these are examples. Look for such examples in India also. For example, यहाँ पर आपका जैसे टेक्सास में फॉसिल का है, फॉसिल के फुटप्रिंट्स हैं। They have never been found. Acrocanthosaurus,
So these are examples I am giving you so that you can understand from the right perspective. Similarly, we can say that all the topics that we have discussed till now, these topics are going to help you in understanding clarity of thought and also the process. So the key thing is you must be able to create your own notes, and that is only the first step. Do put smart efforts, be sincere, brace yourself for success and get it. So do like, share and subscribe our channel. Thank you very much. Namaskar. Have a good time.